इसने रिपोर्ट्स इकट्ठी कर ली थी। तबरेज़ के बाप खालिद शाहनवाज़ का नाम सर-ए-फ़हरिस्त था, लेकिन ये कैसे मुमकिन था? इसकी माँ का तबरेज़ के बाप से क्या ताल्लुक? और दूसरा, परवीन हक रुबाइशा की माँ का भी कोई सुराग नहीं था। इसे ढूंढा जा रहा था, लेकिन अब तक नाकामी ही मिली थी। इसने रुबाइशा को तो तसल्ली देकर मुतमईन कर दिया था, लेकिन खुद वो हद दर्जा मुतफिकिर था हालात को लेकर, क्योंकि हालात ने कि संभलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सर, इस औरत की लोकेशन हम ट्रेस नहीं कर पा रहे। क्यों? क्या वजह है? एक काम तुम लोगों से हो नहीं पा रहा, एक कैदी नहीं पकड़ पा रहे तुम लोग। सर, हमारे मुताबिक कोई इसका साथ दे रहा है। इसका बैग मजबूत है, इसी वजह से वो अब तक छुपी बैठी है। इसे जहाँ देखा जाए मार दिया जाएगा। ये मेरा ऑर्डर है और 2 दिन है, तुम सबके पास, निकालो इसे। जी सर। तबरेज़ को फ़ोन करते से थाने आने का कहा। अब वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे। वक़ार हुसैन का कत्ल हुआ था। हाँ, मैं जानता हूँ। तबरेज़ ने उसे देखा। क्या तुम जानते हो उनका कत्ल किसने किया था? नहीं, मैं कैसे जान सकता हूँ? हालाँकि मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन इसका कोई खातिर ख़वाह नतीजा नहीं निकला, इसलिए मैंने ये केस तुम्हें हैंडल करने को कहा था। और अगर मैं कहूँ कि कातिल का तुमसे ख़ास रिश्ता है, फिर? दुरैत ने इसे कुरेदा। नहीं तो उसके बाप के साथ इसके कैसे ताल्लुकात थे, वो वाकिफ़ था। दुरैत सीधे तरीके से बता, तुम्हारा बाप कातिल है वक़ार हुसैन का। इसने कहा तो तबरेज़ शाप पर सकता छा गया। ये कैसे मुमकिन है? तुम जानते थे वो राइवल थे एक दूसरे के बिज़नेस में। हाँ, लेकिन ये एकतरफ़ा दुश्मनी डैड की तरफ से थी। वो तो जानते भी ना थे कि मेरा बाप इनसे नफ़रत करता है। इसके बाद एक और बुरी खबर तुम्हारी मुंतज़िर है। इसने कहा तो तबरेज़ शाह का दिल धड़का था। इससे बुरा क्या हो सकता है कि इसका बाप कातिल निकला था। मेरी माँ को तुम्हारे बाप ने मारा था। दुरैत, सच कह रहा हूँ। ये कैसे मुमकिन है? तुम्हारी वालिदा को कैसे जानते थे डैड? कॉलेज के ज़माने से, लेकिन उन्होंने कभी ज़िक्र नहीं किया। तबरेज़ हद दर्जा उलझ गया था इन सब में, लेकिन ये कड़ियाँ दुरैत सुलझा चुका था, जिसने दिन रात लगाए थे इन केसेस पर। मेरी माँ को तुम्हारा बाप पसंद करता था, लेकिन बाबा तुम्हारे डैड की नीयत के बारे में जान गए थे, इसलिए उन्होंने मेरी मम्मा से निकाह किया। तुम्हारे बाप को ये हार बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने कई बार मेरी माँ को धमकाया कि वो बाबा से अलग होकर इनकी शादी कर ले, क्योंकि तुम्हारे डैड नहीं जानते थे कि मेरे पापा इनके बारे में जान गए थे। मेरी माँ नहीं मानी, और एक दिन जब तुम्हारा बाप मेरे बाप से मिलने के बहाने या ये जानते हुए कि वो केस के सिलसिले में यहाँ नहीं, वो आए, और उन्होंने मेरी माँ को अपनी वो कह ना सका, लेकिन तब रेशा समझ गया था। सबको लगा मेरी माँ ने खुदकुशी की है, लेकिन ये गलत है। वो वहाँ से निकलना चाहती थी। मेरे पापा को फ़ोन कर दिया था जब तुम्हारे डैड ने इन पर हमला किया। हमले का मकसद उन्हें फ़ोन से हटाना था, लेकिन हमला शदीद था, इसलिए वो सर्वाइव ना कर पाए। दुरत की आवाज़ हल्की हुई तो तबरेज़ ने सुर्ख होती निगाहों से इसकी तरफ देखा। इसका बाप सुतेला ही सही, लेकिन इसे कितना शर्मिंदा कर गया था। वो कैसे अब मन्नत और दुरैत से नज़र मिला पाता। और मन्नत के डैड, तुम्हारा बाप कब से जानता है कि मन्नत तुम्हारे निकाह में है? एक और धमाका। नहीं, हाँ, अब से नहीं, तब से जब से वो तुम्हारे साथ रह रही है। तबरेज़ शाह का वजूद ज़लज़लों की ज़द में था। वो इतना बेखबर रहा था। वो कॉलेज के ज़माने से तुम्हारी मुखबरी करवाते आ रहे हैं। वो खुश थे जब तुमने मन्नत को ट्रैप करना शुरू किया था, लेकिन इसके बाद जो भी हालात हुए थे, इन्हें अंदाज़ा हो गया था। क्या उमर का साथ और ताशा को तुमने छुपा रखा था? ना, ये मैं किसी वसाउक से नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है। अब आगे क्या करना है? मुझे कुछ वक्त दो, मैं कुछ करता हूँ। तबरेज़ ने कहते से देखा, जो खुद भी मुतफ़िर नज़र आता था। सब ठीक हो जाएगा। तो रेतने से तसल्ली दी। वो जानता था वो तबरेज़ शाह है, बेशक कुछ हक़ाइक़ से वो अनजान था, लेकिन अब मज़ीद नहीं। मैं चाहता हूँ अभी डैड को ये भनक ना लगे कि हमें सब पता चल गया है, लेकिन वो कभी भी तुम्हारी और मन्नत को नुकसान पहुँचा सकते हैं। वो दुरैत ने कहा। मैं ध्यान रखूँगा। इसने कहा तो दुरैत ने सर हिलाया तो खामोशी छा गई। साले साले वैसे बुरा दोस्त बनता है मेरा बेटा, तब देखने नहीं आया तू? दुरैत ने माहौल को हशाश बशाश करना चाहा। मत भूल, अस्पताल मौजूद था मैं। तब रेतने से घूरा। बड़ा एहसान अज़ीम किया तूने मुझ पर, और मन्नत को कब लाएगा रुबाइशा से मिलवाने? भाभी बोल। तबरेज़ शाह ने कहा तो दुरैत का कहमा बूझा। अपनी छोटी बहनों के नाम ही लेता हूँ मैं। दुरैत ने कहते से छेड़ा तो वो मुस्कुरा दिया। जल्दी मुलाकात होगी जब हम दोनों सब सेटल कर चुके होंगे। तबरेज़ ने कहा तो दुरैत ने इसे गले लगाया। और बासित के साथ मुँह सदाकर, बहुत हो गया तेरा। तू इस मामले में मत बोल, तुझे नहीं पता। सब मालूम है मुझे, और जो कह रहा हूँ वो कर। तबरेज़ ने संजीदगी से कहा तो दुरैत ने सर हिलाया। आज दुरे से मीटिंग के बाद वो उलझ गया था, परेशान था बेहद, और ऊपर से शाहनवाज़ की कॉल। तैयार क्यों क्यों हुई हो? कुछ लम्हों तक खुद पे काबू पाने के बाद इस्तफ़ार किया गया।
मैंने सोचा था हम बाहर जाएँगे, मुझे कुछ चीज़ें भी चाहिए थी। क्या चाहिए था? मेरा कार्ड होता तो है तुम्हारे पास, मँगवा लेती। और जो हाँ, हाँ, मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले मैंने लाखों उड़ाया है आपका। हाँ, हाँ, ये मैं नहीं कहने वाला था, लेकिन हम बाहर फिर कभी जाएँगे, अभी खाना लगा दो और मूवी देखते हैं। इसका मूड बाहर जाने वाला नहीं था, वो भी समझ गई थी, लेकिन मेरी इतनी तैयारी का क्या? पहले भी तुमने मुझे दिखानी थी, अब भी। और ज़रा खाना खा लो, फिर फुर्सत से आपके हुस्न को सराहेंगे। उफ़ मन्नत ने धधकते गालों से कहा तो उसके गालों पे झुका। बिल्कुल नहीं, आपने मेरे गालों को कॉटन कैंडी समझ लिया, हर बार खाने लग जाते हैं। और हाथ रखती बोली तो वो संजीदा हुआ, आंखें शरारत से भरी थी जो वो देख ना सकी। इसको संजीदा होते देखकर फ़ौरन से हाथ हटाया और एड़ियाँ ऊपर करते अपना गाल इसके सामने किया। अब मुझे ये कॉटन कैंडी नहीं चाहिए, इसने कहते इसके बाल गर्दन से हटाए तो मन्नत ने थूक निकाला। फिर क्या चाहिए? तबरेज़ ने झुककर उसकी गर्दन पे अपनी नाक सलाई और गहरा सांस भरते पीछे हटा। वो उस लम्हे सब भूल गया था। इसकी मन्नत से बेपनाह मोहब्बत की एक वजह ये भी थी कि इसके करीब रहते वो हर फ़िक्र से आज़ाद रहता था। तुम्हारी खुशबू अच्छी नहीं है, मैंने अभी लगाई ही नहीं, लगा कर आती हूँ। वो जल्दी से बोली, तुम्हारी यही खुशबू मुझे पसंद है। वो कहता उसकी आंखों में देखने लगा तो वो मुस्कुराई। परेशान है? हाँ, थोड़ा सा। क्यों? तुम्हें बहुत कुछ जानना है मन्नत, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम जब इन चीज़ों का सामना करो तो याद रखो, तबरेज़ को तुमसे मोहब्बत है, बेपनाह मोहब्बत। मैंने अगर वो सब तुम्हें नहीं बताया तो इसके पीछे कोई वजह ज़रूर रही होगी। आपको मुझसे सच में मोहब्बत है? वो बाकी सब फरामोश कर गई थी, शायद इसने सुना भी नहीं था बाकी सब। तुम्हें क्या लगता है हर बार का जुमला दोहराया क्या? उफ़ शाह प्लीज़ बताएं तो, तुम पागल हो क्या? तुम्हें ये सब बताना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता तुम्हें दर्द से मैं जान ना पाई कि तबरेज़ तुम पे जान क्यों देता है। वो उसे घूरने लगा जो अनजान बन रही थी। ओके ओके, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपको पहले ही कहती थी। खाना लाऊं? बिल्कुल। वो जाने लगी तो तबरेज़ ने उसे खींचते हुए वापस अपने सामने किया। कोई भी हालात हो तुम मुझ पे यकीन रखोगी, समझ रही हो? तुम्हारी आंखों में मुझे खुद के लिए इतनी सी भी बेएतबारी दिखी तो जान से मार दूंगा तुम्हें, और मैं संजीदा हूँ बेहद। मन्नत ने तेज़ी से सर हाँ मिलाया तो तबरेज़ ने उसके माथे को चुमते से छोड़ा। सड़ो, वो कहती भाग गई तो वो भी नफ़ी में सर हिलाते वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया। सुबह वो उठी और फ़ौरन इसके लिए खाना तैयार करने लगी। तबीयत इसे अपनी फिर से अजीब-सी महसूस हुई, लेकिन इसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बासित तो तैयार होकर नाश्ते के लिए आया। इसके माथे पे हाथ रखा, बुखार नहीं था इसलिए मुतमईन होता बैठ गया। आज क्या बनाऊँ? रबाब ने अपने हल्के चकराते सर को संभालते पूछा। कुछ भी बना लेना हल्का-सा, खिचड़ी बना लेना, तुम्हारा बुखार अभी उतरा है, मैं भी वही खा लूँगा। इसने काँतों से सर हिलाया। चाय? बासित नाश्ते के बाद चाय पीता था, इसलिए वो उठी और लड़खड़ाती, लेकिन बासित ने इसे घौर कर देखा। रबाब ने इसे हैरानी से देखा जैसे इसकी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन उसे घूर रहा था। मैं तुम्हारी ड्रामेबाजी जानता हूँ रबाब, कल भी तुमने ऐसा मेरी तवज्जो के लिए किया था, लेकिन इस वक्त मुझे ऑफिस जाना है। वो मासूम से अंदाज में बोला। रबाब को बुरा लगा, लेकिन नज़रअंदाज कर गई कि इस वक्त इसका चकराता सर कुछ भी इसे करने न दे रहा था। वो चाय डालकर वापस लाई और अपने टोस्ट पर बटर लगाते खाने लगी, लेकिन एकदम बदले आने पर वॉशरूम में भागी। अब की बार बासित भी परेशान होता इसके पीछे गया था। क्या हुआ? बस दिल ख़राब हो गया था अचानक। तो नहीं खाओ ना बटर, कुछ और खा लो। बासित ने उसके हाथ को थामा और वापस लाकर बिठाया। आज आप छुट्टी कर लें। रबाब कल भी नहीं गया था, तुम्हें मैं दवा दे देता हूँ, आराम करो। और अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो? रबाब को सब अजीब सा लग रहा था। तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं फ़ौरन आ जाऊँगा। इसने कहा तो रबाब ने हामी भरी। मुझे बियू के घर भी जाना है, इसने कहा तो बासित ने गहरी सांस भरी। अभी तबीयत तुम्हारी बेहतर हो जाए मैं छोड़ आऊँगा, अभी जाओ अंदर। तो रबाब सर हिलाती निकल गई। बासित वहीं बैठा सोचता रहा। आज वापसी पर इसे अस्पताल ज़रूर चेकअप करवाने का सोच रहा था। वो उसे एक नज़र देखकर निकल गया। रबाब ने सोने की कोशिश की जो बेकार गई। 2 बार मज़ीद इसे मतली हुई थी, लेकिन इसने बासित को फ़ोन नहीं किया था। इसे शदीद भूख लगी थी, लेकिन कुछ भी इसकी हलक से नीचे नहीं उतर रहा था। वो अपनी हालत कुछ समझ रही थी। इसने अपने हाँफते अपनी जगह पर बैठे रुबाशा का नंबर मिला जो उठा लिया गया था। भाभी कैसी हैं? इसकी आवाज़ धीमी थी। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बस ठीक हूँ, शायद। हाजिर कैसा है?
ठीक है, सोया है, तुम आई नहीं, अपनी पप्पो का इंतज़ार कर रहा है वो। रुबाइशा सब भूल गई थी, वो रिश्तों में नाराज़गी के हक़ में ना थी और इसका सुनने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। अगर वो मुझे ना थी तो कसूरवार रबाब भी ना थी। शायद अगर रबाब की जगह वो होती तो वो भी अपने भाई पर यकीन रखती। उन दोनों बहन भाइयों की यही मोहब्बत भरा अंदाज़ तो इसे पसंद था, क्योंकि बासित भी इसका ऐसे ही ध्यान रखता था। दुरित घर गया तो हासिक सो रहा था और रुबाइशा कमरे में ना थी। रुबाइशा रुबाइशा, क्या हो गया दुरित? आहिस्ता बोले, इतनी मुश्किल से सोया है वो। कहाँ थी? खाना देखने गई थी, बना है या नहीं? आपके आने का वक्त हो गया था, तो मेरे आने पर आप मुझे मेरे लिए खाना लेने नहीं, मेरे सामने मिले। आइंदा से वो संजीदगी से बोला और वॉशरूम में बंद हो गया। रुबाइशा ने उसका संजीदा अंदाज देखा, उसके कपड़े निकालने लगी। खाना खाते भी वो खामोश रहा था। रुबाइशा ने इसे छेड़ा नहीं। और फिर जब वो जाकर लेट गया तो रुबाशा उसे देखती वही काउच पर बैठकर रिसाला उठा गई। सोना नहीं है? नहीं, अभी नींद नहीं आई, लेटो अगर आकर फ़ौरन। आज इसके हर लफ्ज़ में ही संजीदगी थी। वो फ़ौरन आ गई। इस वक्त इसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। क्या हुआ है? कुछ पल की खामोशी के बाद रुबाइशा ने पूछा। कुछ नहीं, ज़रूरत ने कहते दूसरी तरफ रुख कर लिया तो रुबाइशा समझ गई वो कुछ परेशान है। उठकर बिस्तर से इसने इसकी तरफ जाने का सोचा। एक बार की बात तुम्हें समझ नहीं आ रही? मैं कह रहा हूँ सो जाओ, हाजिर को भी डिस्टर्ब कर रही हो। आपका बेटा नहीं, लेकिन आप ज़रूर डिस्टर्ब है। रुबाइशा इसकी तरफ आकर इसके पास लेटते इसे देखते बोली। रुबाइशा, अभी मेरा बात करने का बिल्कुल दिल नहीं है। मैंने तो नहीं कहा अब कोई बात करे मुझसे। दूबदू जवाब आया। तो यहाँ क्या लेने आई हो? मेरा बैट है, मुझे यहीं सोना है। इसने कहा तो दुरेत ने सख्त निगाहों से इसे घूरा, लेकिन वो आंखें मूंद गई। कल आप और हाजिर यहाँ से चले जाएंगे। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद वो बोला, तो उसने हैरान होते आंखें खोली। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ। लेकिन कहाँ? रबाब और बासित के पास या तबरेज़ और मन्नत के पास? इसने कहा, आप साथ जाएंगे? व्हाट अ सिली क्वेश्चन रुबाशा दुरेद, मैं आगाज़ में वाज़ेह कर चुका हूँ कि आप और हाजिर। मैं नहीं जाऊँगी ना मेरा बेटा। मुझे इस बात पर कोई बहस नहीं चाहिए। कल मैं थाने जब चला जाऊँ इसके बाद ड्राइवर आएगा, जबरदस्त को भी। मैं बता चुकी हूँ आपको दुरेद, मैं या मेरा बेटा इस घर से नहीं जाएंगे। इसका फ़ैसला सिर्फ मैं करूँगा। सख्त अंदाज़ था। मुझे वजह बताइए, वक्त आने पर बता दूँगा और ये आप लोगों की हिफाजत के लिए कर रहा हूँ मैं, ये बात याद रखें। लेकिन हम अपने घर के अलावा कहीं भी सेफ़ नहीं, आपसे दूर। और बादशाह अपनी ज़िद पर अड़ी थी। सो जाओ और याद रखना, तुम दोनों को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दूरित ने से साथ लगाते उसके बालों पे चेहरा छुपाते कहा, पर आवाज़ ना आए मुझे तुम्हारी। वो जब थका था सो गया था, लेकिन मुबाशर कितनी देर उठी रही थी। इन्हें ख़तरा था, लेकिन कैसे? इसकी माँ इतनी सिक्योरिटी में कैसे आ जाती? क्या दुरेद को किसी और से ख़तरा था? अगर ऐसा था तो वो इसे छोड़ कर नहीं जाएगी। उसने फ़ैसला किया जो इसकी ज़िंदगी पे भारी पड़ने वाला था यकीनन। वो सो गया था तो मन्नत कहीं लम्हे से देखती रही। वो उसके साथ खुश थी, बेहद खुश। तो मान लिया आपने, आपको मुझसे मोहब्बत है, लेकिन वो सब क्यों कहा? क्या कुछ ऐसा है जो मेरा जानना ज़रूरी है और आपने मुझे अब तक नहीं बताया? वो सोचने लगी और सोचते-सोचते इस पर नींद मेहरबान हो गई। सुबह मामूल के मुताबिक थी। तबरेज़ को नाश्ता देकर वो अंदर गई, जहाँ साइड मेज़ पर पड़ा इसका फ़ोन बज रहा था। उफ़! सुबह-सुबह किसको मुसीबत पर आ गई है। हेलो, मन्नत तबरेज़ साहब? जी, आप कौन? उमर बात कर रहा हूँ। कौन उमर? आपके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था, याद है? जिसे तबरेज़ शाह ने आपकी बनी असाइनमेंट भी दी थी। ओह जी, मुझे याद है। आप कैसे और कैसे फ़ोन किया? क्या आपके पास शाह का नंबर नहीं? वो कन्फ्यूज़ होती एक साथ सारे सवाल कर गई। तुम शाह की बीवी हो? मुखालिफ का अंदाज़ बदला था। जी। तुम खुश हो उसके साथ? ये कैसा सवाल है और आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? अभी से गुस्सा आया था, बिना जान पहचान के वो शायद अजीब गुफ्तगू कर रहा था। जो पूछा है वो बताओ। आपका दिमाग ख़राब है? फ़ोन रख रही हूँ मैं। तुम्हारे शौहर पर एक ज़िंदगी का कर्ज़ है, कैसे उतारोगी? क्या मतलब है इस बात का? तुम्हारे शौहर ने मेरी बहन को धोखा दिया था आज से कई साल पहले, और क्या बकवास है ये? बकवास ये नहीं है, बकवास वो सब है जो तुम्हारा शौहर तुम्हें आज तक कहता आया है। वो शायद तुम्हें भी इस्तेमाल कर रहा है। मेरी बहन तालिया, इसकी ज़िंदगी तबरेज़ शाह ने ख़राब कर दी। इसकी इज़्ज़त से खेला था तुम्हारा शौहर। शट अप! वो चीखी तो तबरेज़ शाह की बात सुनता अंदर आया। तुम भी खुश नहीं रहोगी, तुमसे बदला लिया जाएगा तुम्हारे शौहर के इस अमल का। मैं इतनी ताकत नहीं रखता और ना हूँ कि तुम्हारे शौहर को कोर्ट में घसीटूँ, लेकिन रब की ज़ात बहुत ऊँची है।
देखिए आप जो कोई भी आप ऐसे मेरे शौहर पे इल्ज़ाम नहीं लगा। तबरेज़ शाह ने इससे फ़ोन खींचना चाहा तो वो पीछे हुई। ठीक है नहीं, यकीन तो कुछ भेज रहा हूँ देख लो और अपने शौहर को बता देना इंसाफ़ ज़रूर होगा। इसने फ़ोन काटते तबरेज़ शाह को देखे बगैर अपना फ़ोन खंगाला। कौन था? जवाब ना दे। तुमसे पूछ रहा हूँ मैं मिन्नत। वो जान गया था कि दूसरी तरफ कौन था तो वो वक़्त आ गया था। फ़ोन पर बेल बजते इसने व्हाट्सएप खोला। वहाँ एक पूरा डॉक्यूमेंट था और जैसे वो इसे खोल कर देखती और पढ़ती गई वो साक़ित रह गई। मैंने बासित को कहा था, वो कह रहे थे छोड़ जाऊँगा, वो कहकर खामोश हो गई। रबाब क्या हुआ तबीयत ठीक है? इसकी धीमी आवाज़ में दोबारा रुबाइशा को फ़िक्र लाहक हुई। भाभी जब आपको पता चला था कि रब्बुल आलमीन आपको हाज़िर से नवाज़ने वाला है तो आपको कैसा महसूस होता था? रुबाइशा ने गहरी साँस भरी तो उसकी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दिन थे। मुश्किल दिन थे बहुत, तुम क्यों पूछ रही हो? भाभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, वो नम आवाज़ में बोली। क्यों क्या हुआ? क्या तुम? रुबाइशा ने पूछा। मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा, मेरा सर घूम रहा है। अभी वो कुछ और कहती कि हासिक के रोने की आवाज़ आने लगी। भाभी आप देख लें हासिक को, मैं बाद में बात नहीं तुम बताओ तबीयत नहीं है, तबीयत नहीं ठीक तो बताओ, बासित कहाँ है इसे बुलाओ। मैं बुलाती हूँ, आपसे बात होती है बाद में। ओके कोई परेशानी है तो मुझे फ़ोन करना, बल्कि मैं हासिक को सुलाकर फ़ोन करती हूँ। ओके रबाब ने फ़ोन रखा और वहीं लेटकर गहरा साँस लेने लगी। अभी वो बाहर जाने का सोचती कि फ़ोन बजने लगा तो वो मुतवज्जा हुई। बासित का फ़ोन था, इसकी आँखें नम हुई। कब से फ़ोन कर रहा हूँ, मुसलसल मसरूफ़ जा रहा है, कहाँ थी, तबीयत कैसी है? वो बेदरवेद सवाल पूछने लगा। हुबाशा भाभी से बात करी थी और तबीयत अब बेहतर है। ओके सिर्फ़ फ्रूट्स खाओ, कुछ हैवी ना खाना और दवा ली है? अभी वो बात कर रहा था कि रबाब फ़ोन फेंकती वापस वॉशरूम में गई। रबाब रबाब इसने फ़ोन काटा और इंतज़ार करने लगा। इसे घर जाना था। वो तेज़ी से ड्राइव करता वापस आया और दरवाज़ा बंद करता तेज़ी से अंदर गया, जहाँ वो वॉशरूम के बाहर पड़े काउच पे बेहाल पड़ी थी। गहरी सांसें लेती, पसीने से तर वो हाँफ रही थी। बासित तेज़ी से उसके पास आया, उसका चेहरा थपथपाकर उसे बिठाते अपने साथ लगाया। चलो चलें अस्पताल। बासित क्या हुआ? कैसा महसूस कर रही हो? इसे बुखार तो बिल्कुल नहीं था, शायद इसने कुछ बड़ा बुरा खाया था जो यूँ इसे मतली हो रही थी बासित के हिसाब से। मेरा सर, इसने सर पकड़ते कहा तो बासित ने फ़ौर अलमारी से इसकी चादर निकाली और फिर इसे गोद में उठाते बाहर गाड़ी तक लाया और गेट लॉक करते अस्पताल को निकला। अगली सुबह दिन के उठने से पहले चला गया था क्योंकि थाने से फ़ोन आया था। परवीन की लोकेशन ट्रेस कर ली गई थी, लेकिन हालात कुछ भी हो सकते थे, इसलिए उसने रुबाशा को उठाकर कहा था कि वो वक्त से चली जाए और ड्राइवर को ख़ास ताकीद की थी। रुबाशा ने सुना था या नहीं, क्योंकि वो गमोदगी में सिर्फ सर हाँ में हिला गई थी। वो जब उठी तो 11 बज रहे थे। वो हैरान हुई, इतना कैसे सो सकती थी? जरूरत के मुताबिक इसे 10 बजे चले जाना चाहिए था, लेकिन वो अब तक नहीं थी क्योंकि इसने जाना ही नहीं था। मैडम, ड्राइवर ने अंदर आते दरवाज़ा नॉक किया। जी, सर का हुक्म था 10 बजे का। हम कहीं नहीं जा रहे चाचा, आप प्लीज़ जुनैद को फ़ोन करके मत बताइएगा, मैं सब सँभाल लूँगी। लेकिन मैडम खतरा हो सकता है, प्लीज़ चाचा मेरी दरख्वास्त है आपसे। जुनैद को मैं खुद सँभाल लूँगी, आप इन्हें मत बताइएगा। ओके इफ़ वो नफ़ी में सर हिलाते चले गए। हासिल के रोने पर उसका फ़िक्र बनाती अंदर गई और उसे गोद में लेते पिलाने लगी। आना मेरा बेबी, जल्दी से पी ले। वो साथ-साथ इससे बातों में मसरूफ़ थी। पूरा का पूरा पाप पर गया, सिर्फ़ ये छोटी आँखें ही मुझसे चुराई हैं। ये बहुत नाइंसाफ़ी है। वो कुढ़ने लगी। इसकी बेटी की हँसी की सल्तनत कमरे में बिखरी, जिसे अपनी माँ का जलना-कुढ़ना इसे पसंद आया हो। सच में बाप पर गया है। वो इसके कपड़े बदलने लगी, इसका गंदा डायपर फेंकती वो इसके गिर तकिए रखकर गोरचे खाने में खान साहबा को खाने का बताने आई थी। जब इसे लॉन्च की खिड़कियाँ टूटने की आवाज़ आई, साथ ही इसे फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। इसके मुंह से चीख बरामद हुई। डर के इसके हवासों पर छा गया था। खान साहबा फ़ौरन किचन की खिड़की से बाहर लॉन में कूदी, लेकिन इसकी हिम्मत ना हुई। वो शल होती टांगों और मफलूज होते जिस्म से वहीं खड़ी रही, लेकिन हादसे का ख्याल आते इसकी रूह परवास हुई जैसे। वो किचन से दौड़ते बाहर निकली, लेकिन लॉन्च के दरवाजे पर इस वजह को देखते देखते थमी। ये आप लोगों की हिफाजत के लिए कर रहा हूँ मैं, ये बात याद रखे। दुल्हन का कहा जुमला याद आते ही इसकी आंखों से आंसू टप टप बरसने लगे। शायद अपने शौहर की बात की नफ़ी करने वाली बीवियों का यही अंजाम होता है, इसने बंद होती दिल के साथ सोचा।
वहाँ साफ-साफ लिखा था कि इस लड़की के साथ वो मेडिकल रिपोर्ट्स थी और साथ इस लड़की के कंधे की तस्वीरें थीं जहाँ निशानात थे। इसकी रिपोर्ट्स में मुजरिम का नाम बड़े हिस्सों में लिखा था तबरेज़ शाह। इसने सर उठाते सामने देखा, जय वहाँ साँस रोके खड़ा था। वो कदम-कदम चलती इसके पास आई और उसे देखने लगी। आँखें झपककर आँसू रोकने चाहे थे। क्यों? तबरेज़ शाह ने आँखें बंद करके खोली। ये सब झूठ है, बस इतना ही कह पाया। कहाँ इसने सोचा था वो सारे सबूत दिखाएगा, लेकिन इस वक़्त वो ब्लैंक था। इस लड़की के सामने जिसने इससे इश्क किया था और इसकी आँखों में इसके लिए सड़कपन था। क्या मेडिकल रिपोर्ट्स और अस्पताल वाले झूठ भी लिखते हैं? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा वो शख्स जिसे मैंने सर आँखों पर बिठा के रखा वो किसी के साथ। ये बकवास है, झूठ है ये सब, बस करें। अगर झूठ है तो इतना गुस्सा क्यों? वो उससे करीब आती इसका कॉलर थामती बोली। इसका दिल चीख-चीख कर कह रहा था, मन्नत तुम कहीं गलती ना कर दो। ये वो शख्स है जिससे तुमने से निकाह होने पर भी तुम्हें नज़र उठाकर नहीं देखा था, लेकिन अपने सामने मौजूद सबूतों को वो यूँ नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। और तबरेज़ शाह का लहज़ा, मैंने तुम्हें कहा था हालात कुछ भी हो मुझ पे यकीन रखना। इस लड़की पे क्या बीती होगी आपने सोचा है? आँखों से गर्म स्याल बहने लगा। इनफ मिन्नत, मैं सब समझा दूँगा तुम्हें। अगर आपका बदला मुझसे लिया गया और मेरी इज़्ज़त। मन्नत, तबरेज़ का हाथ एक बार फिर आज फिर उठा था, लेकिन हवा में रह गया। वो औरत इसका ज़ब्त तो बुरे तरीके से आज़माती थी। मन्नत ने सर उठाकर इसे देखा, बेयकीनी थी, फिर वो मुस्कुरा पड़ी। तबरेज़ शाह ने मुठ्ठियाँ भींचकर खुद पर कंट्रोल किया। मुझे सिर्फ़ एक बात का जवाब दें, कौन-सा तबरेज़ शाह असल था, पहले वाला या ये? वो जो बहुत हर्ष और व गरज से बसता था, या ये जो मुझ पर हाथ उठाता है? हाथ उठाया नहीं है मैंने, अपने लफ्ज़ों पर गौर करो और ख़ामोश हो जाओ। क्यों हो जाऊँ मैं खामोश? मन्नत, मैं बता दूँगा सब मैं कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा मेरा सब्र मत आज़माओ। मैं सब्र के आखिरी मरहाइल पर हूँ। आपने मुझसे निकाह क्यों किया था? मैं एक बात बार-बार नहीं बता सकता। शायद तब भी वो ठीक कह रहा था। वो यहाँ-वहाँ देखती तबरेज़ शाह के तासुरात सख्त हुए। तुम मुझ पर इस शख़्स को फ़ौक़ियत दे रही हो जिसे जानती तक नहीं? ज़बरदस्त। और फिर कमरे में शोर बरपा हुआ था, क्योंकि वो आगे बढ़ता कमरे का हाल बिगाड़ चुका था। अस्पताल के बाहर गाड़ी रोकते इसकी तरफ का दरवाज़ा खोला और अपने साथ लगाते हुए अंदर लाया और बिना इंतज़ार के वो अंदर ले गया, क्योंकि वो अपार्टमेंट ऑफिस से निकलते ही ले चुका था। आप बाहर रुके, मैं चेकअप करा लेती हूँ, डॉक्टर ने कहा। तो इसने रबाब को देखा जिसका हाथ सख्ती से थामे हुए थी। रबाब, मैं बाहर ही हूँ। अपना हाथ इसके हाथ से छुड़वाते बासित ने इसके माथे पर बुसा दिया और बाहर निकल गया। अब वो बाहर इस शराबी कैफियत में चक्कर काट रहा था। इसने जुनैद को फ़ोन मिलाया, ना चाहते हुए भी। बोलो। जुनैद ने फ़ोन उठाते ही संजीदगी से पूछा। कुछ नहीं। इसके अंदाज़ पर बासित ने गुस्से से फ़ोन काट दिया और इंतज़ार करने लगा। अब वो डॉक्टर के सामने इसके साथ बैठता है, इसका हाथ थामे। आपकी वाइफ़ 2 वीक्स प्रेग्नेंट है सर, लेकिन काफ़ी कमज़ोर है। इन्हें जिनके लिए मैं कुछ दवाएँ दे रही हूँ, आपने बाकायदे से चेकअप करवाते रहना है। इसने कहा तो बासित ने इसे देखा जो संजीदगी से अपने हाथों को घूर रही थी। वो जिसे आदत था दवाएँ लेकर घर आया। रास्ते में भी वो कुछ नहीं बोली, तो वो खामोश रहा। इसे बेड पर बिठाते हुए उसके सामने बैठा, इसके हाथों को थामा और उसे देखा जो होंठ काट रही थी। क्या हुआ, खुश नहीं हो? रबाब ने नम आँखें उठाकर इसे देखा। मुझे समझ नहीं आ रही। क्या बासित को उसका रवैया समझ नहीं आया था? मैं कैसे ही ज़िम्मेदारी? और फिर इसकी बात सुनते हुए गहरा साँस भरकर रह गया। तुम खुशकिस्मत हो रबाब, रब्बुल आलमीन हमें हमारी औलाद से नवाज़ रहा है। लोग तरसते हैं इस नेमत के लिए, और हिम्मत रब खुद ही पैदा कर देता है। तो बादशाह को नहीं देखा, इसने अकेले खुद संभाला है, सब किया था, तुम भी कर सकती हो, और मैं साथ तो हूँ तुम्हारे। आप खुश हैं? तुम्हें क्या लगता है? बादशाह ने खींच कर इसे करीब किया और हिसार में लिया। मैं नहीं जानती, वो धीमे से बोली, अपना चेहरा इसके सीने में छुपाया। मैं बहुत खुश हूँ, तुमने मेरी ख्वाहिश को पूरा किया, और इस नेमत पर कौन है जो खुश नहीं होता? हम भी मुकम्मल हो जाएंगे और तुम मुकम्मल करोगी मुझे। इसने कहते रबाब के बालों पर बूसा दिया। मैं भी बहुत खुश हूँ, बस डरी हुई हूँ थोड़ा सा। कुछ नहीं होगा, रिलैक्स रहो, अपना ध्यान रखो। मुझे याद आया, वो जिसके बालों में उँगलियाँ चला रहा था, इसे ऐसे उछलकर चीखते देखकर चौंका। क्या? आपने कहा था जब मैं आपकी ये ख्वाहिश पूरी करूँगी तो आप घुटनों के बल बैठकर अपनी मोहब्बत का इज़हार करेंगे मुझसे। इसने चहकते कहा। बीवी, शायद तुम भूल रही हो, मैंने कहा था मेरी औलाद मेरे हाथ में होगी तब। बासित, ये आपने नहीं कहा था। वो चीखी तो उसका कहना बुझा। रबाब वापस के साथ लगती बैठ गई, तो उसे अपने हाथों में अपनी उंगलियां उलझाता इसे पुरसुकून करने लगा। व्यू को भी बताना है। याद आने पर वो बोली, तो बता दो फ़ोन करके। नहीं, मुझे शर्म आती है, हम दोनों खुद जाएंगे, तब आप बता देना।
अब तुम कहीं नहीं जाओगी, घर रहोगी, मैं खुद मिलवा लाऊंगा तुम्हें। अच्छा अभी फ़ोन पर तो बता दें, फ़ोन नहीं कर रहा मैं, तुम्हारे भाई का बिला वजह का एटीट्यूड नहीं देखा जाता मुझसे। इसने कहा तो रबाब ने घूर कर इसे देखा, आप भी कुछ कम नहीं है। इसने कहा तो बासित ने इसे वापस से पास बिठाया जो उठकर खड़ी हुई थी। खाना नहीं खाना आपने? रबाब ने इसके बाल माथे से हटाते कहा तो इसे सर हिलाया और उसके साथ ही बाहर निकल गया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ हाँ, अपनी बेटी से मिलने आई हूँ, या यूँ कहा जाए कि अपने शौहर के कातिल से मिलने आई हूँ। इस औरत के आदमी हाथों में डंडे और दो गन थाम रखी थी, पूरे लॉन्च में फैले थे। मैं कातिल नहीं हूँ, चीखी। ये तो मुझे पता है ना, तुम्हारे शौहर को काफ़ी मोहब्बत है तुमसे, इसलिए आज थानों की किसी फाइल में रुबाइश हक का नाम तक नहीं मिलता। और सुना एक औलाद को जन्म दिया है। नहीं नहीं नहीं, वो लड़खड़ाए, तुमसे थोड़े मगर तुम्हारे शौहर से बहुत हिसाब निकलते हैं। इसकी वजह से मैंने काफ़ी अरसा जेल में गुजारा है। ये भी तेरे ताए का दोस्त जिसके साथ अच्छा वक्त गुजरा है, बाप मदद ना करता तो मैं वहीं सर कर मर जाती। रुबाइशा ने आंखें बीची, अच्छे वक्त का मतलब वो अच्छे से समझती थी। इसकी सुतीली माँ का किरदार कितना गंदा था ये तो वो जान गई थी। इसके बेटे को लेकर आओ, वो मुंह में सुपारी डालती अपने साथ खड़े बंदे से बोली। नहीं, हिम्मत न करना, मैं मार दूंगी सबको। वो आगे बढ़ती चीखी। मानना पड़ेगा, एएसपी की बीवी इसकी जैसी है। मुँह क्या देख रहे हो, पकड़ो पकड़ो इसे और इसके बेटे को लेकर आओ, इसने अपने आदमियों को कहा। बाहर मौजूद सिक्योरिटी के लोगों को मारा गया था और जो बाहर कुछ दूर मौजूद थे वो अंदर हुई कार्रवाई से लायक थे, क्योंकि गार्ड और ड्राइवर दोपहर का खाना खाने के लिए गए थे। इसके आदमी ने रुबाइशा को पकड़ा। मेरा बेटा छोड़ो छोड़ो, वो रोते निढाल हो गई, लेकिन माती हार नहीं मान सकती थी। दुरेद दुरेद, लेकिन वो नहीं मौजूद था, नहीं तो इसकी बीवी और बेटे को हाथ लगाने उनके हाथ इस वक्त इनके तन से लटके रहे थे। उसके बेटे को लाए और लाकर परवीन को थमा दिया। हाँ, औलाद भी खूबसूरत है, सोचो अगर इसे बेच दिया जाए तो। खुदा का खौफ करें, आप मेरी माँ के रुतबे पर फाइज हैं, ऐसा जुल्म ना करें मेरी औलाद। इसे वो तमाम दर्द याद आए जो इसने इसके औलाद के लिए उठाए थे। कमरे में अकेले बेहोश हो जाना, दूरे से दूरी, इसको जन्म देते वक्त की तकलीफ, इसकी आंखें बरसने लगी। वो बेहाल थी, एक माँ से इसकी औलाद छीनी जा रही थी। इसका दिल, और बिना दिल के इंसान कैसे जिंदा रह सकता है भला? नहीं हूँ मैं तेरी माँ मर चुकी है तेरे बाप की तरह। तेरा इस दुनिया में सिर्फ एक ही रिश्ता बचा है और वो है तेरा शौहर, क्योंकि बेटा तो अब मैं लेकर जा रही हूँ। मनत एक कोने में खड़ी साकर सी, ये क्या हो रहा था? वो शख्स बेहाल सा था। इसका दिल धड़कना भूल गया, उसने इस पर यकीन नहीं किया था। लेकिन वो रिपोर्ट्स, वो निशान, सारे सबूत, वो फ़ोन कॉल, उसके साथ गुजारे सारे पल इसकी आंखों के सामने से गुजरे। क्या इसने कभी इसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी किसी भी मामले में? क्या इसने खुद के साथ इसे बुरा पाया था? इसके दिल में खामोशी छा गई जो शायद इसे कोस रहा था। मैं पागल हो जाऊंगी, दुनिया या मोहब्बत? इसके दिल से आवाज़ आई। लेकिन वो एक लड़की होकर कैसे किसी लड़के के साथ बुरा करने वाले को? दुनिया या मोहब्बत? फिर से सवाल उठा था। इसने नजर उठा के शख्स को देखा जो बेहाल समा कुर्सी पर बैठा था। वो कदम कदम चलती इसकी तरफ गई, जाने इसके दिल ने चुन लिया था दुनिया या मोहब्बत से इश्क को, जो रब्बे शाह से था। वो उसके पास जाती, दो में बैठी, इसके हाथ को थामना चाहा। जहाँ 12 बजा जख्म थे, दूर रहो। इसकी आवाज़ सुनते इसके दिल रुक गया। शाह, इसके लबों से एक ही लफ्ज़ आज़ाद हुआ। शाह नहीं, अब से तदरे शाह। इससे सफाकियत से कहा और खड़ा हुआ। मैंने तुम्हें कहा था ना मनत वक़ा के मुझ पर भरोसा रखना, हालात कुछ भी हों। तुमने किसी गैर को मुझ पे फ़ौक़ियत दी, मुझ पे भरोसा नहीं दिखाया। मैंने कहा था मुझे तुम्हारी आंखों में बेयकीनी दिखी तो जान से मार दूंगा, लेकिन तुमने इससे पहले मुझे मार दिया। मनत वक़ार मुझे मार दिया। वो धाड़ा तो इसकी हिचकी बन गई। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कभी क्यों नहीं बताया कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, इश्क है? क्योंकि हर चीज़ अपनी कीमत खो देती और मेरी मोहब्बत ने भी कीमत खो दी इकरार के बाद। मुझे मुझे किसी और पे भरोसा नहीं करना चाहिए था, ये मेरी गलती है, लेकिन तुमसे मोहब्बत हुई, ये तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे मजबूर किया था। इसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। इसके यकीन, इसके मान को तोड़ा गया था। मैं शिश तुम अपने हिस्से का बोझ चुकी हो मनत वक़ार। वो कहता बाहर निकल गया तो वो इसके पीछे गई। आपने मुझे नहीं बताया था कुछ? क्यों, क्या मैं इतनी भी काबिल नहीं या मेरी इतनी हैसियत नहीं? क्या आप मुझे बता सकते हैं कुछ अपनी मासी के मुताबिक? अंदर जाओ, इसे गेट से निकलते देखकर वो घबराया था। मुझे जवाब चाहिए, अब किसी भी जवाब सफाई का हक खो चुकी हो तुम। मैं मुजरिम हूँ, बस ये जान लो। जाओ अंदर। शाह, मैं इतनी बेवक़्त नहीं हूँ कि मुझे इतना मत गिराएं। इसका वजूद हल्का हल्का लड़खड़ा रहा था।
जल्द सच तुम्हारे सामने होगा, लेकिन याद रखना तबरेज़ शाह को खो दिया तुमने मन्नत वक़ार। वो इसके नाम के आगे से अपना नाम हटा गया था। इसके पाँव पर नज़र डालते इसने अल्लाह पीछे जो गर्म सड़क पर बिना जूते के खड़ी थी, इसे खींचते अपने साथ दरवाजे तक लाया और वहाँ पड़े जूतों के सैंडल से इसके स्लीपर्स लेते इसके कदमों पे फेंके। पहनो पहनो, अगर मैं आपकी बात ना सिर्फ इतना करो जितना बात में सह सको, क्योंकि तुम्हारी नाजुक जान मेरा तुम्हें नज़रअंदाज करना ज़्यादा देर नहीं बर्दाश्त कर सकेगा। मन्नत ने जूते पहनने इसका कॉलर थामा, उसकी आंखों में अपनी सुर्ख सूजी आंखें डाली। अगर कसूरवार तुम हुए तबरेज़ शाह, तो मुझे सज़ा दे चुकी हो अपने लहजे से। अब कुछ बचा नहीं है, तुम मुझे अलहदा। वो शख्स इसके बालों को मिट्टी में बीच से इस पे झुका। नौबत आ गई तो ये भी कर गुजरूंगा। इसे दरवाजे के अंदर धक्का देते दरवाज़ा बंद किया और बाहर निकल गया। वो वहीं दरवाजे के पास बैठ गए। क्या ये सफ़र बस इतना ही था? इस शख्स से दूरी यानी मौत, इसका भारी होता सर नफ़ी में हिल रहा था और फिर इसने छत के दरवाजे के लॉक पर शोर सुना था। इसकी रूह फना हुई थी, लेकिन वजूद इस बात की इजाज़त न देता था कि वो अपने बचाव के लिए भागती। बंद होती आंखों से इसने कुछ आदमियों को सीढ़ियों से नीचे उतरता लॉन्च में इसके सामने खड़ा होता महसूस किया था। फिर इस घर में मन्नत और तबरेज़ शाह की जन्नत का नक्शा बदल गया था। हर चीज़ को तोड़ दिया गया था और वो लफ्ज़ तक नहीं बोल पाई। आखिर बार इसके अपने बाल किसी की गिरफ्त में महसूस किए थे, जो इसे न जाने क्या-क्या बक रहा था। ये वो गिरफ्त न थी जो तबरेज़ शाह के गुस्से में भी होती थी। ये सख्त थी, बेहद सख्त। शायद तुम्हारी गलती की सज़ा अब तुम्हारी बीवी भरे। हमारी जन्नत बिखर गई आँखों से। आँसू टूटकर दामन पे गिरा, उसका साँस उखड़ने लगा। शाह, मैं मन्नत वक़ार नहीं, मन्नत तबरेज़ शाह हूँ। सब बिखर गया, तुम बिखर गए, हमारा घर बिखर गया और मन्नत मन्नत बिखर कर टूट गई।